अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। वैसे तो ओवर द वीकेंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन ये सरप्राइज़ आ गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बताया कि एक कानून अब बन चुका है, कानून साजी की गई है हुकूमत की तरफ से, जिसको सदर मुमलिकत का असेंट, उनकी मंजूरी भी मिल गई है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में 184(3) यानी अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक जो रिव्यू का हक़ होता है उसके दायरा कार को बढ़ा दिया गया है। और सादा अल्फाज में इन पिटिशन्स के ऊपर, अज़ खुद नोटिस की पिटिशन्स के ऊपर अब रिव्यू नहीं, अब रिव्यू का दायरा कार बढ़ाकर अपील के मुतरादिफ कर दिया गया है, अपील के बराबर कर दिया गया है। जो भी ऑर्डर होगा उसके खिलाफ 60 दिन के अंदर रुजू किया जा सकता है अदालत से, और जिस बेंच ने ऑर्डर पास किया होगा उससे बड़ा बेंच बनाने की शर्त रखी गई है। और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो न सिर्फ इसको रिव्यू की तरह ट्रीट करेगा, बल्कि फैक्ट्स ऑफ लॉ और कानूनी नुकात और फैक्ट्स के ऊपर भी इसके ऊपर बहस हो सकेगी। तो बहुत दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इसके ऊपर सियासी भी बहुत से नुकात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, बट बुनियादी सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या ये दुरुस्त कदम है या नहीं। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और सोहेल वड़ाइद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के थ्रू। रीमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं, क्या ये जो हुकूमत की तरफ से कदम उठाया गया है ये दुरुस्त है? एंड ऑफ कोर्स इसका एक सियासी पहलू भी है, वो भी बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन जो कि रिव्यू में जा चुके हैं, रिव्यू का राइट इस्तेमाल कर चुके हैं, वो भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? जी शुक्रिया रीना। सबसे पहले तो जो सब्सटैंटिव इशू है उसकी बात कर लेते हैं। कानून क्या कहता है, इस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो सेकेंडरी मामलात है। जब नई कोई कानून साजी होती है, आपने देखना है वो ऑब्जेक्टिव, वो अचीव क्या कर रही है, वो क्या चेंज ला रही है आपके जो करंट सिस्टम है उसमें। और ये जो चेंज लाना चाह रही है हुकूमत, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो उनके प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू आना चाहिए था, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैट्यूट के ज़रिए आना चाहिए था, ये बात की बातें हैं। और ये क्यों मैं इसको एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसको हम कहते हैं 184(3) की फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन, वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रॉडन कर दिया है उसका एम्बिट। उसमें अब ऐसे ऐसे केसेस सुने जाते हैं जो शुरू में जब ये आइन में इंट्रोड्यूस हुई थी तब नहीं सुने जाते थे। सबसे ज्यादा अहमियत जो अब उन केसेस की है वो है ये डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एक आम केस चलता है वो ट्रायल कोर्ट में जाता है, फिर आपके पास अपील की अपॉर्चुनिटी होती है हाई कोर्ट में, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फिर फाइनलिटी इन सब आपके पास फोरम्स के पास जाके फिर फाइनलिटी आती है। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऐसी है कि वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन जाती है, और जो फैसला आता है उसका रिव्यू जो है आइन में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स में रिव्यू की जो डेफिनेशन है उसको बहुत महदूद रखा है कि वही बेंच सुनेगा, और एरर अपेरेंट ऑन द फेस, मतलब बहुत ही ऑब्वियस अगर कोई गलती होगी सिर्फ वो रिव्यू हो सकेगी। अब फेयर ट्रायल जो पूरी दुनिया भर में जो तसव्वुर जिसको समझा जाता है, उसमें अपील एक फंडामेंटल चीज है एक फेयर ट्रायल की, क्योंकि आपके पास कुछ गुंजाइश, कुछ फोरम होना चाहिए जो एक बार फिर उन्हीं फैक्ट्स को देके उन पे कानून अप्लाई करके अपना फैसला दे सके। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे वो कोई और भी हो अलीना, ये सिर्फ पॉलिटिकल केसेस 184(3) के तहत नहीं सुने जाते। आप सोचते हैं वो जो रिको डिक केस था, उसके बाद अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी, सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फैसला करती है, उसके बाद आपके पास कोई फोरम ही नहीं है अग्रीव्ड पार्टी के पास कि वो जाके अपनी अपील जो है वो कर सके। और अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो विक्टिम बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जो पार्टीज ही नहीं होते। बट डू यू थिंक तो इसलिए कानून साजी से चेंज किया जा सकता था, या इसके लिए आपको लगता है आईनी अमेंडमेंट की जरूरत थी?
अलिया सॉरी, मुझे एम्फसाइज करने दीजिए, इसलिए जो यूएन स्पेशल रैपोर्टर्स हैं, आपकी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जो रूल ऑफ लॉ पे, ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, आपकी अपनी जो बार है, आपके फॉर्मर जजेस हैं, सबका ये मुतालबा रहा है कि 184(3) की एम्बिट सुप्रीम कोर्ट बढ़ाई जा रही है, लेकिन सेफगार्ड्स उसमें कुछ नहीं है। तो ये बहुत एक अहम चीज है। अब किस तरह करना है? जो पिछला हुकूमत ने कानून साजी करने की कोशिश की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अपील जो है वो उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता, उन्होंने फैसला तो अभी तक उसका हतमी नहीं आया, एक शॉर्ट ऑर्डर ही आया है, बल्कि उसमें उन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया है उसका ऑपरेशन कानून का। उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता। तो अब हुकूमत ने एक मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया है। उन्होंने रिव्यू की जो डेफिनेशन है उसी को एक्सपैंड कर दिया है। अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मानेगी नहीं मानेगी, आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। आई एम श्योर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ पिटिशंस जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट इस पे भी कोई फैसला करेगी। क्या है, क्या ये सिंपल कानून साजी से हो सकता था, या फिर आपको लगता है ये जो रीडिफाइन किया गया है इसके लिए आईनी अमेंडमेंट जरूरी थी और ऑब्वियसली फिर उसके लिए अक्सरियत भी चाहिए? इसमें मेरा ख्याल है इसमें दोनों तरफ वजन है बातों में, लेकिन मेरी इंक्लिनेशन है कि आप कानून साजी, आम कानून साजी के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी के हकूक छीन नहीं रहे, आप लोगों को हकूक दे रहे हैं। आप फेयर ट्रायल जो आइन में है उसको बेहतर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम नहीं, उससे बल्कि बढ़ा रहे हैं। तो इस सब को नजर में रखते हुए, और ये हमें याद रखना चाहिए, हाई कोर्ट्स में भी आइन ने उन्हें अपेलेट इंट्रा अपील कोर्ट अपील जो होती है हाई कोर्ट्स में, सॉरी रीना, वो आइन में नहीं है, वो भी आम कानून साजी के जरिए ही हाई कोर्ट्स को इंट्रा कोर्ट अपील की जो राइट, वो जो अथॉरिटी है, पावर है, वो दी गई है। तो इसको नजर में रखते हुए मेरा ख्याल है पॉसिबल है कि आप एक आम कानून साजी के जरिए, पहला वाला जो तरीका था वो बेहतर है, रिव्यू की डेफिनेशन को तब्दील करके अपील बनाना, ये मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखती है, किस तरह से देखती है। अच्छा, इसके ऊपर सियासी नुकात भी हैं जो मेरा ख्याल है अब अगले राउंड में करते हैं ताकि सबको हम टाइम दे सके। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि, और ख़ास तौर पे इससे एक तासुर अटैच किया जा रहा है, हमने देखा कि अदलिया जो कानून साजी हो रही है या पार्लियामेंट जो स्टांस लिए हुई है उसके ऊपर काफ़ी सख्त रद्द अमल भी दे रही है, किसी से ढका छुपा नहीं है, इसको किस तरह से लिया जाएगा और इसके ऊपर आपकी राय? देखिए, मैं तो मेरा बहुत अरसे से एक मौक़िफ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट वाला रोल प्ले नहीं करना चाहिए। इवन अस खुद नोटिस भी ये एक तरह का ट्रायल ही होता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपीलिंग अथॉरिटी होना चाहिए कि फाइनल अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इससे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत से मामला से दूर कर लेगी अगर ये तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जाए। आप दे दें 184(3) का इख्तियार प्रोविंशियल चीफ जस्टिस को दे दें हाई कोर्ट्स के, और फाइनल अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट उसको, जब सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले लेगी, जब चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस ले लेंगे, वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि आप जो है वो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड जो है वहाँ दे रही है। मेरा ज़ाती तौर पे हो सकता है, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत, क्योंकि इतनी पोलिटिसाइज हो गई है सुप्रीम कोर्ट ओवर द ईयर्स कि वो, अब आप देखें ना कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशंस ले रहे हैं, उन पोजीशंस पे की वजह से हमने पूरी सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज कर दिया है। जजेस, कोई किसका जज तस्वुर किया जा रहा है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जी फलां जो जजेस हैं उनका झुकाव उस तरफ है, फलां जो जजेस हैं उनका झुकाव उस तरफ है। अब इख्तियारात की बात है, जाहिर है कोई भी चीज़ हो, कोई भी नोटिस, चाहे खुद नोटिस हो, उसके ख़िलाफ़ अगर अपील नहीं होगी तो फिर वो आप नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर है, ये एक वे फॉरवर्ड ज़रूर है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट आगे जाके क्या करती है, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि देखें 58(2) जब ख़त्म हुआ ना, उसके बाद ये बहुत अरसे से सोचा जा रहा था कि जी वो कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो काबू किया जाए। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि 2007 के बाद ये 184(3) जो है ना, इसको 58(2) की तरह इस्तेमाल किया गया है। हर चीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट का कह के आपने लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, फारिग भी कर दिया, वज़ीर आज़म भी फारिग हो गए मुख्तलिफ उसके अंदर।
जितना अपने आप को पॉलिटिकल केसेस से सुप्रीम कोर्ट दूर रखेगी, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को ज़्यादा फ़ायदा। सर जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आई थिंक एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि मौजूदा दौर में इतने ज़्यादा सियासी नौइयत के मामला सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इस बड़ा ज़रूरी हो गया है इस सवाल को भी एड्रेस करना कि क्या जो इस वक्त कानून साजी हो रही है उसके पीछे इंटेंट क्या है। हमने एक दफ़ा देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना, वो नहीं इनैक्ट हो सका या उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया, तो अब दोबारा ये कानून बना गया और इस तरह से इसको अप्रोच करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर सियासी एंगल क्या होगा, इसके ऊपर सियासी रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं और आगे अदालत इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि अज़ खुद नोटिस के ऊपर यानी 184(3) के जितने भी मुकदमात हैं रिव्यू के दायरा कार को बढ़ाकर अपील के मुतरादिफ कर दिया गया है। क्या ये दुरुस्त कदम है? सलीम साफ़ी साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इसका एक सियासी पहलू भी है और वो यही है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं, चले अगर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मुकदमात को ना भी देखें, उसके ऊपर क्योंकि इबहम पाया जा रहा है और आगे जाके हम रीमा से उसको क्लियर भी करेंगे, बट बाकी मुकदमात जैसे 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस का ऑर्डर हो या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने देखा 184(3) का इस्तेमाल किया गया। सियासी मंजरनामे पर इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं खैर कानून को और इसके मामलात को नहीं समझता, लेकिन रीमा साहबा ने जो तज्जिया किया है और मज़हर अब्बास साहब ने भी उसमें जो इजाफा किया है, मैं दोनों से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये इंसाफ का के मायार पे पूरा नहीं उतरता कि एक तो ये कि जो जज या जो बेंच एक फ़ैसला करें तो एक अपील का हक़ हो या नज़रसानी का, और वो भी उन्हीं के पास हो। तो जो पहले वाला हमारा पैटर्न था वो तो इंसाफ के तकाज़ों को पे पूरा नहीं उतरता था। अब उसके लिए मेकनिज़म माहिरीन कानून बेहतर समझ सकते हैं कि क्या मुतबादिल या लार्जर बेंच के पास रिव्यू किया जा सके, या जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि हाई कोर्ट्स इस इख्तियार को इस्तेमाल करे और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में अपीलिएट बॉडी बन जाए, या कुछ लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी तजवीज़ दे रहे हैं। लेकिन देखें, ये जो आपने पहले बात की ना कि क्या हुकूमत और पार्लियामेंट ने सही तरीके से किया या नहीं किया है, मेरे ख्याल में वो आइडियल तरीका नहीं है। लेकिन जो काम जिस तरीके से होता है अमूमन उसका रद्द-ए-अमल भी फिर उसी तरह आता है। अगर आपने पहले कानून साजियाँ डंडे की ज़ोर पे की होंगे तो उसका रद्द-ए-अमल भी फिर उसी तरह आता है, नॉर्मल नहीं आता। अगर आपने पार्लियामेंट को पहले मैनिपुलेट किया हो तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी उसी तरह आता है। इसी तरह अगर जजेस या अदलिया को पहले से इन्फ्लुएंस किया गया हो तो फिर ज़ाहिरी बात है कि बाद में उनसे मुतालिक पब्लिक की राय भी और हुकूमत या सियासी जमातों का रिस्पांस भी उसी तरह नहीं होता। अब पिछले सालों में हमने देखा कि जस्टिस फ़ाइज़ हो या जस्टिस शौकत सिद्दीकी हो या जस्टिस वक़ार सेठ हो, तो अगर उन्होंने अपने ज़मीर और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए या ताकतवर हलकों को चैलेंज किया तो उन सब को आपने नमूना इबरत बनाने की कोशिश की। तो अब मेरे ख़्याल में कि वो मामला रिवर्स हो रहा है हर सतह पे, और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, अदालती मामलात और सियासती मामलात। या हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अदालत बहुत ज़्यादा सियासत ज़दा हो गई है। न सिर्फ ये कि सियासतदान उनसे रुजू करते हैं बल्कि जजों को भी ये शौक़ हो गया है कि वो सियासी मामलात को अपनी तरफ खींचते हैं और फ़रीक बनने का भी तसव्वुर बन गया है। इसी तरह सदर का मनसब वो एक आईनी मनसब होता है, वो सबका सदर होता है। लेकिन आपने देखा कि इस सदर के पास इमरान खान साहब की हुकूमत में भी एक दिन में पार्लियामेंट से मोर देन 30 बिल्स वो मंजूर होके आते रहे और सदर साहब ने किसी पे एतराज़ नहीं किया। लेकिन इधर अगर उनके पास बिल आते रहे तो वो वापस गए। सुहेल वड़ाई साहब, आप कहिएगा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कानून साजी को, और ख़ासकर इसके पीछे हुकूमत से मुतल्लिक जो कहा जा रहा है
कि मेलिफाइड इंटेंट है हुकूमत की 14 मई को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 14 मई को या फिर इलेक्शंस मुलतवी करने का केस, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है हुकूमत को इस अपील से, रिव्यू से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये हुकूमत के पार्ट पे आपको भी लगता है कि मेलिफाइड इंटेंट है या फिर दुरुस्त है, सही काम था, टाइमिंग को नहीं देखना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहली तो बात यह है कि इसको वेलकम करना चाहिए कि हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ चली है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट जो थी ये पार्लियामेंट पे भी गालिब आ चुकी है, मुल्क पे भी गालिब आ चुकी है, ताकि रियासत पे गालिब आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो वजीर आजम को निकाल सके, लेकिन उन्होंने खुद अपनी तशरीह करके जो है वजीर आजम को निकालना शुरू कर दिया। और इस तरह से दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि जो अपना एहतसाब का निज़ाम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसको ख़त्म करके रख दिया। अब जजेस का ना एहतसाब हो सकता है, वो सारे दुनिया का एहतसाब करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि कोई उनके निज़ाम की इस्लाह की जाए और कम से कम उनके अंदर जो इस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, कम से कम उसमें रिव्यू हो, कम से कम दोबारा उन्हें सोचने का मौका मिले। देखें, ये तो नहीं हो सकता कि सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाएं और बाकी सारे अदारे फारग हो जाए, ये तो मुनासिब नहीं है। जिस तरह से वो पार्लियामेंटेरियंस को, वज़ीर आज़म को फारग कर रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है वो एक बंदे को मुंतखब करते हैं, और जो पहले 58(2)B का इख्तियार था वो भी खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता निकाल लिया और इसके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मिल के साथ एक नहीं कई वजीर आजम जो है वो फारिग कर दिए। तो मेरा ख्याल है इस रास्ते को भी बंद होना चाहिए। पार्लियामेंट को ये 184(3) की ये जो जुरिस्डिक्शन है इसको खत्म करना चाहिए। ये जो वज़ीर आजम को खत्म कर देना चाहिए इसको, नोटिस को। नहीं, ये जो वज़ीर आजम को फारिग करते हैं, अच्छा, ये खत्म होना चाहिए। आप देखें, वज़ीर आजम को फारिग करने के लिए आइन के अंदर तरीकेकार दर्ज है कि जनाब नो कॉन्फिडेंस हो, जनाब वो खुद रिजाइन कर दे। दिलचस्प नुक्ता है, इसके ऊपर भी बात करते जी एक ब्रेक के बाद। जो नई कानून साजी हुई है सुप्रीम कोर्ट में 184(3) यानी अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बहस करें। रीमा, जब नैब कानून में तरमीम हो रही थी तो इस शो पे बैठ के हमारे बहुत से साथी कह रहे थे पर्सन स्पेसिफिक कानून है, पार्टी स्पेसिफिक कानून है, ये पीडीएम के लिए है, अपनी चोरी छुपाने के लिए है, ये एनआरओ है, उसका फायदा तो पीटीआई को हो रहा है और आगे जाके और लोगों को भी होगा, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो। तो जब हम एक कानून के ऊपर बात करते हैं उसके सब्सटेंस पे बात करनी चाहिए। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कानून की जो लाइफ है वो बहुत लंबी होती है। ये नहीं देखना चाहिए कि इमीडिएटली कौन बेनिफिट कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। सब्सटेंस पे बात करें और मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सटेंस पे अहमियत ज्यादा होनी चाहिए, वरना कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिस वक्त वो पास होगा वो हर एक शख्स पे, हर एक पार्टी पे इक्वली अप्लाई करेगा, लेकिन कानून की मुद्दत जो है उसकी लाइफ लंबी होती है। तो इसका सब्सटेंस मुझे बताइए, उसमें क्या मसला है कि एक शख्स को अपील का या रिव्यू के जो उसकी एम्बिट है वो बढ़ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, जजेस सुनेंगे। ये आपकी दिलचस्प बात है, इसको मैं पैनल के सामने रखना चाहूंगी। चलिए कर लिए। छोटा सा पॉइंट देन आई स्टॉप। और वो ये कि अभी भी एक बहुत अहम चीज है जो ये कानून एड्रेस नहीं करता, वो चीफ जस्टिस का बेंच मेकिंग इख्तियार है। आप चाहे रिव्यू की एम्बिट को जितना मर्जी ब्रॉडन करते, अगर जो बेंच सिलेक्शन है वो एक शख्स चीफ जस्टिस नहीं करनी है, वो बिल्कुल आर्बिट्ररी तरह से करनी है, उस पर कोई चेक्स बैलेंसेस ट्रांसपेरेंसी स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकेंगे शायद इस तरह के कवानीन से। अगर आपने ट्रूली रिफॉर्म लाना है 184(3) जिस तरह प्रैक्टिस होता है, तो बेंच फॉर्मेशन एक बहुत अहम मसला है और अदालत को अदलिया की आजादी को एक शील्ड बना के, एक बहाना बना के रिफॉर्म को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप, चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप का तासुर बहुत आम अच्छा, ये अहम बात आपने की है जो इससे लिंक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो अभी रीमा ने बात की, और ये बड़ा दिलचस्प बात है, क्या इसमें से ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है मज़हर अब्बास साहब कि कानून साजी में ये ना देखा जाए कि फौरी तौर पर कौन बेनिफिशरी है, कि इस वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत सारे फैसले हैं जो हाल ही में इलेक्शन से मुतल्लिक आए हैं, हुकूमत की अपनी जो डिसीजंस हैं उनसे मुतल्लिक आए हैं, जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जो रीमा बात करी उसूली तौर पर तो बात ठीक है। असल में
प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कानून साजी जब भी की जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कानून साजी फॉर ऑल टाइम टू कम होती है, यानी बाद में आप तरमीम ज़रूर करती रहें। चूँकि पोलराइजेशन इतनी है सोसाइटी में और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि कोई भी एक गवर्नमेंट आती है, अब ये गवर्नमेंट का टेन्योर 1 साल का, 1 साल के टेन्योर है इस गवर्नमेंट का, जाहिर है अचानक आई। अब इसने जो तेज़ी से कानून साजी शुरू की, वो उसमें जाहिर है जो जिनको निकाला गया था उनकी सस्पिशन ये थी कि ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। होता ये है कि कल आम तौर पे हमने देखा है, और ख़ास तौर पे हम भुट्टो साहब के पीरियड में कानून साजी की गई थी, जो अल्टीमेटली जब भुट्टो का ट्रायल हुआ तो वो उनके गले पड़ गई, और वो थी कि जी फॉरेन लॉयर्स जो है ना वो आप बुला नहीं सकते अपने उसके। तो जब वो आपने उस ज़माने में की थी टू पनिश नेशनल अवामी पार्टीज लीडर, कि ये कहीं वो, क्योंकि रमज़े क्लार्क वगैरह जो है उस वक्त भी आ रहे थे, लेकिन जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ तो वही कानून साजी फिर वहाँ हुई कि नहीं बुला सकते अब आप उसमें। तो आज जो चीज़ें, आज हो सकता है कि इनको बेनिफिट मिल रहा हो सकता है कि बेनिफिट मिला हो पीपल्स पार्टी और नून लीग को, और जिस तरह अभी रीमा कह रही थी कि पीटीआई के लोगों को भी होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट फॉर ऑल टाइम तो नहीं है। जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो फिर ये लोग, इन लोगों को शायद हर्ट, हमारी सियासी तारीख ये बताती है ना। एक सेकंड, मेरा पॉइंट, सॉरी लीना, मेरा पॉइंट ये था कि कानून तो अच्छा है ना, हम सब मानते हैं कि अपील का हक या रिव्यू को ब्रॉडन नहीं। देखिए रीमा, होता ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, जैसे पैका आया हमारे यहाँ, अब इसको भी देख ले, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बुरा कानून, हाँ लेकिन बनाया ना कानून, इसी पार्लियामेंट ने बनाया ना 2016 में। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब कानून साजी कर रहे होते हैं, आप देख लें, रिकॉर्ड उठा लें पार्लियामेंट का, हम डिबेट करते ही नहीं है, और सियासी मफाद के लिए कानून साजी होती है, फैक्ट है। हमने अभी साफी साहब ने इमरान खान साहब के जमाने की एग्जांपल दी, बुलडोज हुए कानून। आई गेट योर पॉइंट रीमा, कि आप कह रही हैं कि कानून साजी को जो सब्सटेंस है वो बड़ा अच्छा है। आप एक बेहतर कानून, पीका तो था ही बुरा कानून, ये मिलिट्री कोर्ट्स का कानून था ही बुरा कानून, इस तरह के कवानीन आप पास करते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, ये आप पर उल्टा आप पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा एक कानून बना रहे हैं जो आप चाहेंगे आप पे भी इस्तेमाल हो और हम लोग चाहेंगे सब पे इस्तेमाल हो, तो उस पे आप करंट कॉन्टेक्स्ट को लेके एतराज कैसे कर सकते हैं, मेरा ये सवाल है। जैसे नाब की जो तरमीम थी वो अच्छा कानून है, तो अगर हम इस पे कॉन्टेक्स्ट पे और किसको अभी फायदा हो रहा है उस पे हम डिबेट ले जाएंगे तो हम जो एसेंस है, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, बात आपकी ठीक है, मतलब वरना तो 90 डेज के लिए इमरान खान बंद होते नहीं, विदाउट वारंट। द पॉइंट इज, नहीं एक सेकंड ना, द पॉइंट इज कि आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन पार्शली क्या हम इस नुक्ते को बिल्कुल सरफे नजर कर सकते हैं कि जो ये फैक्ट है कि कानून साजी होती है पार्लियामेंट से फॉर सियासी बेनिफिट, तो मौजूदा सिनेरियो में क्या हम इस कानून साजी के लिए उसको क्वेश्चन से निकाल सकते हैं या इक्वेशन से बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इसके पीछे कोई सियासी मकासद भी है? सलीम साफी साहब जो रिलीफ मिल सकता है ना, जो मैंने सुना है नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को, वो एहसन बोन साहब की जो एक अपील पेंडिंग है जिसमें ये लाइफ फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें अगर वो हो जाता है, क्योंकि यही इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो शायद इनको रिलीफ मिल जाए, अदरवाइज इस कानून के तहत शायद रिलीफ ना मिले। अलीना, दूसरा इलेक्शंस का जो फैसला आया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको रिव्यू कर रही है, उसमें भी फिर आप कहेंगे कि ये तो ईसीपी को फायदा हो जाएगा, इस हुकूमत को फायदा हो जाएगा, तो क्यों रिव्यू को एक्सपैंड करें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही सवालात बार बार पूछे जा रहे थे ईसीपी से कि रिव्यू की तो जो एम्बिट है वही रीमा, क्योंकि आपने भी इस तरीकाकार के ऊपर जिस तरह से कानून साजी की गई और जल्दबाजी में की गई, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया और उसके बाद जल्दबाजी में ये लाया गया, तो इसके ऊपर सवाल सुप्रीम कोर्ट के रोल को भी तो देखे, वो कोई छोड़ ही नहीं गए ऑप्शन किसी और के पास। ठीक है, सलीम साफी साहब को शामिल गुफ्तगू क्या करे? क्या करे फिर हुकूमत? सलीम साफी साहब, सदर मुमलिकत जो पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर उन्होंने उठाए तहफ़्फ़ुज़ात, उन्होंने उसको मंजूरी भी नहीं दी, अब इस कानून साजी को उन्होंने मंजूरी दे दी। सर ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या खबर है? तब्दीली आ गई है ना, तब्दीली आ गई है, तब्दीली तो जा नहीं रही थी सर आपके मुताबिक। नहीं, तब्दीली आ गई है, देखिए, या उनमें से तब्दीली चली गई है? तब्दीली को तब्दील कर दिया गया है।
पीटीआई वाले के दोस्तों को मैं अक्सर कहा करता था कि खान साहब को भी समझाएं और आप भी कि सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे इक्तिफा ना करें, उसके आगे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो उसको नहीं पढ़ रहे थे। अब कुछ ऐसे लोग आ गए कि जो कुरान की हर आयत को यकसा अहमियत देते हैं और पूरी कुरान को समझते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे और लोगों को भी सिरात मुस्तकीम दिखा दिया और इमरान खान साहब को भी दिखा दिया और आरिफ अलवी साहब ने भी सिरात मुस्तकीम पे पहला कदम रख दिया है। और दूसरी तब्दीली ये आई है मेरे मालूमात के मुताबिक कि 2-3 इमरानदार ईमानदार बन गए हैं और अनकरीब शायद कुछ और इमरानदार भी ईमानदार बन जाएं। थोड़ा सा और इशारा दे दें, ये जो 2-4 हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं? ये हर किसी को मालूम है, आके आपको नहीं मालूम है? नहीं सर, मैं तो बहुत ही बोली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो आप लोग बताते हैं ना, तो बता दें। हाँ, आप तो ऐसी बोली है कि जिस तरह बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहती है मैं तो रूहानी शख्सियत हूँ। नहीं सर, मुझे तो वाकई में नहीं पता, बता देना सलीम साफ़ी साहब। आपको जितना पता है सबको पता है और हर किसी को पता है कि ईमानदार कहाँ बैठे हैं और गैर जानिबदार और ईमानदार कहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट आया है, क्या आपका इशारा अदलिया की तरफ है? 2-3 ईमानदार बन चुके हैं और बाकी ईमानदार या गैर जानिबदार बनने वाले हैं। तो वो जो 2 और 3 हैं, वो उनका 3 रुकनी बेंच से ताल्लुक है या फिर वो इसी तरह आमने सामने आते हैं, बेंचेस में शामिल होते हैं, कोई 8 रुकनी बेंच में भी होता है, निचले दर्जे के हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ऐसे नहीं, इस शैतान से आपकी जान छूटने वाली है, बता दे। शैतान कहती है? अपने आप को कह रही हूँ सर। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, हम तो आपको अपनी हेडमास्टर नहीं, आप जितना मर्जी लाहौल पढ़ लें, आपको बताना ही पड़ेगा आज मुझे। सर कहाँ पर? कौन 2-3? क्या जो 3 अक्सर साथ बैठते हैं, जो 3 अक्सर साथ बैठते हैं, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उनमें से किसी की तरफ? जो प्रोग्राम करती हैं, आप बताएं मुझे ईमानदार कौन है? मुझे तो नहीं पता सर। मुझे 10 ईमानदारों का नाम बता दे तो मैं उसमें आपको ईमानदार बनने वालों का भी नाम बता दूंगा। और मुझे तो कुछ नहीं पता सर। तो सुहेल वड़ायत साहब, क्या आप समझते हैं अब इस सिलसिले में कोई तब्दीली आने वाली है? ये जो सलीम साफ़ी साहब बात कर रहे हैं और ख़ासकर इस तनाजुर में जो आज ये कानून साजी हुई है। देखिए जी, गुजारिश ये है कि जाहिर है वैसे तो यही होना चाहिए कि अगला इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होना चाहिए और उसमें सब सियासी पार्टियों को मौका चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ पर उस्ताद पड़ी है और 9 मई से उनसे जो बड़ी गलती हुई है, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को चांस मिलेगा। और उनको जो रिलीफ मिल रहा है अदालत की तरफ से, अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से उनको मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है ये रिलीफ भी बहुत सारे हलकों के लिए। अच्छा जी, सुहेल वड़ायत साहब से कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से हम पूरी तौर पे उनको सुन नहीं पा रहे और हमारे प्रोग्राम में वक्त भी ख़त्म हो गया। आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद भी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।